Class 9th, here we are with another lecture of chapter 2, that is matter around us pure? And today we will continue the separation process, and today we will see separating two immiscible liquids, and then we will see the topics: separating a mixture of salt and ammonium chloride, separating dyes in black ink, separating mixture of two miscible liquid, and then obtaining different gases from air, and then last topic would be obtaining pure copper sulfate from an impure sample. So let's get started. So here we are with the first topic, that is how can we separate a mixture of two immiscible liquids. सो क्वेश्चन में हमें सेपरेशन किसका करना है, दो इमिसिबल लिक्विड्स का करना है. यहाँ पर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स जो लेंगे वो हम लेंगे ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो इमिसिबल हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं. और ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. तो हम इन्हीं का सेपरेशन करेंगे. ये जो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.6, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दो इमिसिबल लिक्विड्स लेने हैं. इस एक्टिविटी में, इस एग्जांपल में आपको कैरोसिन ऑयल और वाटर का गिवन है. सो आपको दो इमिसिबल लिक्विड लेने हैं और उन्हें, जैसे कि आप सेटअप में देख सकते हैं कि आपको एक स्टॉप कॉक वाला फनल लेना है और इसे सेपरेटिंग फनल कहते हैं. जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसमें स्टॉप कॉक और ये एक सेपरेटिंग फ़नल है. और अब आप जब इस इमिसिबल लिक्विड को इस फ़नल के अंदर डालेंगे और उसे थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द ऑयल फॉर्म्स एन सेपरेट लेयर एंड द वाटर फॉर्म्स एन सेपरेट लेयर. दोनों की लेयर्स हमें सेपरेटली मिल जाएंगी. वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा और कैरोसिन ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डेंसिटीज़. सो ऐसा होने के बाद में जब वो अपनी अपनी सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर लेंगे, उस वक्त क्या करना है, स्टॉप कॉक को ओपन कर देना है. स्टॉप कॉक को ओपन करने से क्या होगा, ये जो वाटर है वो नीचे की तरफ पोर हो जाएगा. तो हमें ध्यान से इसको करना है बहुत, कि पूरा वाटर जो है वो जब पूरा का पूरा वाटर जब पोर्ड आउट हो जाएगा, उस वक्त सिर्फ कैरोसिन ऑयल बचेगा. उस वक्त हमें स्टॉप कॉक को वापस से क्लोज़ कर देना है ताकि हमारा कैरोसिन ऑयल पोर्ड आउट ना हो सके. तो इस तरीके से वाटर सारा निकल चुका है फ़नल में से और हमारे पास कैरोसिन ऑयल यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा. हमें कैरोसिन ऑयल यहाँ पे मिल जाएगा. तो इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है दो इमिसिबल लिक्विड्स का. और इस चीज़ का एप्लीकेशन इसीलिए होता है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. कहीं पर भी ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है तो उसे इसी तरीके से सेपरेट किया जाता है. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मैथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है उसके ओर में से वो भी इसी मेथड से किया जाता है. जो लाइटर स्लैग होता है, मींस जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो ऊपर की तरफ लाइटर होने की वजह से ऊपर वाली लेयर में हो जाता है और नीचे वाली लेयर में जो आयरन होती है वो फर्नेस के बॉटम में आ जाती है और फिर उसे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं. और द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी. इसका प्रिंसिपल यही है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग. उनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, इसलिए वो लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं. So these are the summary notes. You can take notes from this. We have already studied about this. एंड ये स्टेप्स वही हैं कि हमने कैसे कैरोसिन ऑयल को वाटर से सेपरेट किया. सो यू कैन टेक नोट फ्रॉम दिस. नाउ द नेक्स्ट सेपरेशन इज़ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज़ NH4Cl. इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट. इसमें से हमें सॉल्ट को, डेट इज़ NaCl को हमें सेपरेट करना है. सो
We have learnt in chapter 1 that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating. हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेशन शो करता है. डेट मीन्स वो उसे जब डायरेक्टली हीट किया जाता है उस वक्त वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसका सब्लिमेशन हो जाता है. दैट मीन्स बीच में वो लिक्विड स्टेट से नहीं गुजर जाता, डायरेक्टली उसका गैशियस स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है. So, to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable purity salt, in this case, the sublimation process is used. So, ऐसे जो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर sublimable volatile component होता है और नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी होती है, जैसे यहाँ पे जो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है वो सॉल्ट है, बिकॉज सॉल्ट जो है वो नॉन सब्लिमेबल होता है, उसका सब्लिमेशन नहीं होता, सॉलिड से वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, जबकि हमारा जो कंपोनेंट है सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट वो है NH4Cl. तो जब हमें सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट करना होता है उस वक्त ये सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है. एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये सब इसी प्रोसेस से सेपरेट आउट किए जाते हैं. सो आप देख सकते हैं ये एक सेटअप है पूरा सब्लिमेशन के लिए, जिससे हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं. करना क्या है, एक चाइना डिश लेनी है. एज़ यू कैन सी यहाँ पे एक चाइना डिश ली हुई है और इस चाइना डिश के ऊपर मिक्सचर लिया हुआ है, डैट इज़ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, जिनका हमें सेपरेशन करना है. एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल हीट द होल मिक्सचर. और हीट करने से पहले उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है. फनल को इन्वर्ट करके उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर रख दिया है और उसे ऊपर से कॉटन प्लग से कवर अप कर दिया है ताकि वेपर्स वेपराइज ना हो सके बाहर. सो ये सब करने के बाद में उसे हीट देना है. जब हीट दिया जाएगा तो जो सब्लिमेबल कंपाउंड है डैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, वो उसकी वेपर्स फॉर्म होंगी और उसकी वेपर्स जब फॉर्म होंगी तो वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे. तो इस तरीके से हमें सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर मिल जाएगा और पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा. So here you can take the summary notes as we have already studied about them. Now the next is the dye in black ink a single color? So the topic is to that is the dye in black ink a single color? जो black ink होती है, जो डाई होती कलर होती है या फिर वो अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई होती है. सो एक्चुअल में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि वो अलग अलग कंपोनेंट से मिल कर के बनी हुई होती है. उसमें सिर्फ एक कलर नहीं होता, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. तो इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, एक्टिविटी 2.7. एंड व्हाट डज दिस एक्टिविटी से? दिस एक्टिविटी सेज यू दैट यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. एज यू कैन सी हेयर अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज़ टेकन और उस फिल्टर पेपर के ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबाव पर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करना है और ये पॉइंट उसी इंक का होगा जिसके हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. और इसको इस पॉइंट को मार्क करने के बाद में क्या करना है, एक जार लेना है और उस जार में आपको जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, यहाँ तक वाटर लेवल उसका रखना है और फिर उस स्ट्रिप ऑफ पेपर को यहाँ पे डिप करना है और इस तरीके से डिप करना है कि जो इंक का स्पॉट आपने उसके ऊपर लगाया है वो वाटर लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर हो. फिर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वाटर जो लेवल है वो यहाँ तक है और जो पॉइंट हमने मार्क किया था वो यहाँ पर है. सो इतना ऊपर आपको रखना है कि वो स्पॉट ऑफ इंक वाटर के लेवल को टच ना करे. फिर आपको इसे थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना है थोड़े टाइम तक. आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ड्रॉपलेट्स है, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर की तरफ राइज़ करेंगे और वो उस
स्पॉट ऑफ इंक को टच करने लग जाएंगे। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन होगी कि जब वो टच करेंगे तो उस वक्त हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, हमें कुछ कलर्स दिखाई देंगे फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और वो जो कलर्स होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमको एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन के आंसर्स मिलेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। जैसे जैसे फ़िल्टर पेपर के ऊपर वाटर राइज होता है आपको क्या ऑब्ज़र्व करने को मिला। सो अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज़ करें इस वक्त, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें अलग अलग लेयर्स ऑफ कलर्स मिलेंगी। जैसे जैसे वाटर जो है राइज करेगा, जो डाई है वो वाटर के अंदर मिक्स होना शुरू होगी। इसलिए डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। Yes, we will. What according to you can be the reason for the rise of the color spot on the paper split? आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न हो सकता है। सो रीज़न अभी इस पैराग्राफ को समझते हैं। इसी पैराग्राफ में हमारा आंसर है द इंक डेट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज़ सॉल्युबल इन इट। जो इंक हमने यूज़ की है उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर का हो गया, और जो डाई होती है वो उसके अंदर सॉल्युबल होती है। डाई जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है, और हमने क्या किया, एक डाई को सॉल्युबल कंपोनेंट में मिक्स करने की कोशिश की। देन एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट डाई पार्टिकल्स। जैसे जैसे फिल्टर पेपर वाटर के अंदर वाटर लेवल राइज होता है, वैसे वैसे डाई के पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाते हैं। यूजुअली ये डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। जैसे कि हमने देखा कि डाई जो होती है वो मिक्सचर होती है, सिर्फ एक ही कलर नहीं होता, उसमें एक से ज़्यादा कलर्स होते हैं। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर rises faster, and in this way the colors get separated. So this is the most important line कि the colored component that is more soluble, ऐसा सॉल्युबल होता है वो वाटर के अंदर ज़्यादा जल्दी राइज अप करता है, और इसी तरीके से अलग अलग कलर्स अलग अलग लेयर्स के अंदर सेपरेट आउट हो जाते हैं। This process of separation of components of a mixture is known as chromatography. ये जो प्रोसेस है जिसमें एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उसका मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन। Chromatography is a technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो उन सेपरेशंस के लिए यूज़ में ली जाती है, ऐसे सॉल्यूट्स के लिए यूज़ में ली जाती है जिनका सॉल्वेंट सेम होता है। सपोज़ बहुत सारे डाइज़ हैं, अगर वो सिर्फ वाटर सॉल्युबल होंगी तो ही क्रोमेटोग्राफी उन पर वर्क करेगी, या फिर वो सब ऑयल सॉल्युबल होंगी तो ही उनके ऊपर क्रोमेटोग्राफी वर्क करेगी। डेट मीन्स जो मिक्सचर है उसका सॉल्वेंट सेम होना चाहिए। With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. Applications देख लेते हैं। डाई के कलर्स को सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेचुरल कलर्स के में से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। Now the next separation which we have to see is how can we separate a mixture of 2 miscible liquids. So इससे पहले हमने immiscible liquids देखे थे, बट अभी हमें देखने हैं miscible liquids, यानी ऐसे liquids जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्टिविटी 2.8 में आपको दिया हुआ है एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर। सो हमें एसीटोन और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट करना है, और इसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या करना है, टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मामीटर। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आपको डिस्टिलेशन पूरा अपरेटस रखना है डिस्टिलेशन प्रोसेस का। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे ले रखी है, ये लेना है, और यहाँ पे थर्मामीटर को फिक्स करना है। देन यहाँ पर आपको कंडेंसर आउटलेट होता है, ये पूरा जो होता है ये कंडेंसर आउटलेट होता है, इसके थ्रू
हम वाटर या जो भी हमें सब्सटेंस चाहिए हम उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या करना है, मिक्सचर को रखना है इस फ्लास्क के अंदर। यहाँ पे थर्मामीटर सेट है, कंडेंसर आउटलेट सेट है और दूसरा बीकर यहाँ पर सेट है। तो हमें मिक्सचर को हीट अप करना है। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होंगी, जो एसीटोन है वो वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद में यहाँ पे ट्रैवल करेंगी वेपर्स और कंडेंसर आउटलेट के थ्रू होती हुई ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर आउटलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर आउटलेट है और ये वाटर कंडेंसर है और ये कोल्ड वाटर इन है। सो जो एसीटोन की जो वेपर्स हैं वो इससे ट्रैवल करती हुई हमारे पास अलग से वैसे वेपर्स तो दोनों की बनती हैं मिक्सचर में, वाटर की भी वेपर्स बनती हैं, एसीटोन की भी वेपर्स बनती हैं। बट थर्मामीटर हमारा मेन पर्पस क्या था यहाँ थर्मामीटर सेट करने का, कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एसीटोन का और वाटर का दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और जबकि जो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का वाटर बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कम इसका है, यानी कि पहले जो वेपराइजेशन होगा, पहले जिसकी वेपर्स बनेंगी वो एसीटोन की बनेगी। बाद में जब हम टेम्परेचर हाई कर देंगे उस वक्त हो सकता है कि दोनों की वेपर्स बने। सो इसीलिए हमें यहाँ पर थर्मामीटर को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना है कि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, 56 डिग्री सेल्सियस हो, जिससे सिर्फ एसीटोन की ही वेपर्स बने। सो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड प्रिंसिपल आपको पता चल ही गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। This method is called distillation. It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition. इट मीन्स बिना टूटे वो बॉयल होती हैं, एक दूसरे के अंदर डिकम्पोज हुए बिना बॉयल होती हैं एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference is in boiling point is less than 25 Kelvin. So अभी जो हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखा था उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस था, अप्रॉक्स 44 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे डिफरेंस था। बट अगर इससे कम कोई ऐसा मिक्सचर है जिनके कंपोनेंट्स के बीच में इससे कम बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। उस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर में से अलग अलग गैसेस को सेपरेट करना होता है, डिफरेंट फ्रैक्शंस में होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर से तो तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। द apparatus इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. पूरा apparatus जो है वो डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक फिट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखेगा डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर आउटलेट है, उसके बीच में ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट किया जाता है। और A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. इसकी स्पेशलिटी ये होती है, जैसे आप इस यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके ना ग्लास बीड्स प्रेजेंट होती हैं और ये ग्लास बीड्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि सरफेस प्रोवाइड करती हैं ताकि वेपर्स कूल हो सके और कंटेंट्स हो सके रेपिटेडली। सो एज यू कैन सी द डायग्राम, इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। So here you can take the summary notes. We have already discussed how can we obtain different.
How can we obtain different gases from air? Air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation. So जो एयर है, हमें पता है कि एयर ऑलरेडी बहुत सारे गैसेस का होमोजेनियस मिक्सचर है, बिकॉज उसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, इसलिए वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है और उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, सो लेट्स सी। सबसे पहले क्या है, एयर है। एयर को कंप्रेस किया जाता है और कूल किया जाता है प्रेशर को इंक्रीज़ करके और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके। तो ऐसा करने से क्या होता है, कंप्रेस जब करते हैं एयर को तो वो लिक्विड एयर बन जाती है, दैट मीन वो लिक्विडिफाइड हो चुकी है। लिक्विडिफाइड करने के बाद में क्या होता है, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसे फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाला जाता है और वहाँ पे उसे वार्म अप होने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, मीन्स रख दिया जाता है। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अब जो है वो अलग अलग हाइट्स पर अलग अलग गैसेस अरेंज हो जाती हैं। और अलग अलग गैसेस पर अरेंज इसलिए होती हैं बिकॉज उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, एक दूसरे से वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें -183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन का 186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेल्सियस। सो इसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग हाइट्स के ऊपर अरेंज हो जाती है और इसी तरीके से हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। If we want oxygen gases present in the air, हमें अभी आगे 2.12 फिगर के अंदर ऑक्सीजन को सेपरेशन शो किया हुआ है और हम इसी तरीके से सेपरेट करते हैं ऑक्सीजन को, अगर हमें एयर में से ऑक्सीजन सेपरेट करनी होती है तो। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज़ देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि एयर को कंप्रेस किया जाए और फिर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें, एयर को लिक्विड बना सकें। दिस लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलाउ कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे वो स्लोली वार्म अप हो सके और इसी तरीके से उसमें अलग अलग गैसेस डिफरेंट हाइट्स पर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आंसर द फॉलोइंग। अरेंज द गैसेस बिटवीन इन प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी जो ऊपर आपको दिया हुआ है कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से आपको शो करा हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको इसका अरेंज करना है तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, देन ऑर्गन आएगा, देन ऑक्सीजन आएगा। अब आप पूछोगे कैसे, बिकॉज ये माइनस में दिया हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है नाइट्रोजन का, देन उससे ज़्यादा ऑर्गन का, देन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का। विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज़ कूल्ड। कौन सी गैस सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। सो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे ऑक्सीजन का, सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसे चेक कर लेते हैं हम। सो क्लास हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था, बॉइलिंग पॉइंट जब हमने देखा था तो सबसे कम नाइट्रोजन का था, देन ऑर्गन का था, देन ऑक्सीजन का था। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो वेपर्स बनी होंगी वो नाइट्रोजन की बनी होगी और यानी कि सबसे पहले जो कंडेंस हुआ होगा वो भी नाइट्रोजन ही हुआ होगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले कूल डाउन हुई गैस, जो फर्स्ट लिक्विड में कूल डाउन हुई वो नाइट्रोजन हो सकती है। And this is the diagram 2.12 separation of components of air। इस तरीके से पूरा सेटअप होता है जिसमें हम एयर को सेपरेट आउट करते हैं। नाइट्रोजन अलग होती है, ऑर्गन अलग सेपरेट आउट होती है और ऑक्सीजन अलग सेपरेट आउट होती है। Now the next separation which we have to study is how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample। सपोज़ आपके पास कोई सैम्पल है कॉपर सल्फेट का CuSO4 का और वो इम्प्योर है
और उसमें से आपको प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में एक्टिविटी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो इम्प्योर सैम्पल है वो लेना होगा अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम, और उसे एक चाइना डिश में रखना होगा। देन उसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को डिज़ोल्व करना है, ज़्यादा वाटर नहीं डालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है ताकि सिर्फ वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाए, थोड़ा उसका थोड़ा पेस्ट सा बन जाए। देन फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, फिर आपको उसका फिल्ट्रेशन करना है। फ़िल्टर पेपर के थ्रू जो भी इम्प्योरिटीज़ उसमें से रिमूव आउट हो सकती हैं उन्हें करना है। देन इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आपको वाटर को इवापोरेट करना है जिससे आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके। वाटर को इवापोरेट करने के बाद में आपको इस पूरे सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर से कवर कर देना है और उसे रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन होने के लिए रख देना है। थोड़े टाइम बाद आप ये ऑब्टेन करेंगे कि जो सॉल्यूशन आपने रखा था उसके आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और इसी तरीके से मीन्स आपने क्या किया, आपने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर दिया, आपने इम्प्योर सैम्पल का क्रिस्टल्स फॉर्मेशन कर दिया। डैट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। सम क्वेश्चंस आर गिवन हेयर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। आपको चाइना डिश में क्या दिखते हैं, आपको चाइना डिश में क्रिस्टल्स दिखेंगे। डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक, येस, क्रिस्टल्स जो है ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होता है उनका, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। आप लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे, इवापोरेशन के थ्रू कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं। The crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. जो सॉल्ट हम सी वाटर से लेते हैं उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो मेनली जो सॉलिड्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूटिलाइज करते हैं। To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. किसी भी सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड को आपको सेपरेट करना है उसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस के लिए किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है इवापोरेशन, सिंपल इवापोरेशन टेक्निक से काफ़ी बेटर है। बेटर क्यों है, बिकॉज सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड्स जो हैं डिकम्पोज हो जाते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है, मीन्स इवापोरेशन जब किया जाता है कभी कभी वो डिकम्पोज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और कुछ जो है चार्ड हो जाते हैं, मीन्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर उन्हें हम हीट करेंगे तो वो पूरे ड्राई होकर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उस केस में इवापोरेशन करना उनके लिए सही नहीं होगा, इसलिए क्रिस्टलाइजेशन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूशंस के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसलिए इवापोरेशन जो है इनकंटामिनेट सॉलिड को और ज़्यादा मीन्स वो इम्प्योर ही रहता है, इवापोरेशन से भी फिर वो प्योर नहीं हो पाता है। सो उस कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिलता है उसके प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकरी जो होती है उसके क्रिस्टल्स का सेपरेशन किया जाता है इम्प्योर सैम्पल्स में से। थस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मैथड्स, हमने इतने सारे मैथड्स पढ़े, हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा, डिस्टिलेशन पढ़ा, ये सब मैथड्स हमने पढ़े। तो इनमें से कोई भी उनके कुछ जो कंपोनेंट है मिक्सचर का उसको देखते हुए और हम प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमें बहुत सारे मेथड्स आज की डेट में पता है जिनसे हमें सेपरेशन कर सकते हैं। और सिटीज़ के अंदर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो वाटर वर्क्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। एक फ्लो डायग्राम है इसका 2.13 फिगर के अंदर। हाँ, ये आप पहले भी काफ़ी बार देख चुके हैं। ये आपकी
प्रीवियस क्लासेस में भी काफ़ी बार इसे पढ़ चुके हैं आप लोग। इट्स वेरी सिंपल। कोई भी रिजर्वर है वाटर का, सपोज रिवर है, लेक है, वेदर वेल है, जहाँ से भी वाटर आ रहा है उससे फिर सेडिमेंट टैंक में डाला जाता है जहाँ पे सॉलिड्स को सेटल डाउन किया जाता है। देन इसे लोडिंग टैंक में डाला जाता है जहाँ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। देन इसे फिल्ट्रेशन टैंक में डाला जाता है जहाँ कोर्स ग्रेवल फाइन सैंड जो है सेटल डाउन हो जाती है, और प्योर वाटर जो है उसका फिर क्लोरिनेशन किया जाता है जहाँ बैक्टीरियाज को किल कर दिया जाता है, और इस तरीके से फिर हमारे होम्स के अंदर टैप वाटर हमें मिलता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक. So here you can take the summary notes of crystallization. I hope you all have understood these separations very well. आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया है, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है. And you have to subscribe the channel also for further video lectures. Thank you for watching.